बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जीत का जुनून स्पेशल ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं रामीन सैयद। नाज़रीन, लाहौर के तारीखी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में क्रिकेट का ऐसा तूफान आया जिसने इंग्लिश क्रिकेट के बुर्ज उलट दिए। अफगानिस्तान की दिलेर टीम ने इंग्लैंड को 8 रन से हराकर न सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि अब क्रिकेट के मैदान में अफगान तूफान को रोकना किसी के बस में नहीं है। और ये कोई मामूली फतह नहीं थी बल्कि वो जीत थी जिसने अफगानिस्तान के क्रिकेटिंग मुस्तकबिल की नई राहें खोल दी। पहले बल्लेबाजों का लाजवाब खेल, फिर बॉलर्स की बर्क रफ्तारी और स्टेडियम में अफगान शायकीन की गूंजती हुई आवाज़ें, ये वो सब कुछ था जिसने इस जीत को एक तारीखी लम्हा बना दिया। बिल्कुल, जब अफगानिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया था तो इब्तिदा में विकेटें गिरने के बाद ये लग रहा था कि इंग्लैंड के बॉलर्स जो हैं वो मैच पे गिरफ्त अपनी मजबूत कर चुके हैं, मगर फिर आया अफगान धमाका। इब्राहिम जदरान, उसने ऐसी लाजवाब सेंचुरी जड़ी कि इंग्लैंड की फील्डिंग बेबसी की तस्वीर बन गई। 146 गेंदों पर 177 रन की शानदार इनिंग्स में 6 छक्के और 12 चौके शामिल थे और हर शॉट ऐसा कि जैसे जदरान ने चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में अपना नाम कंदा करने की ठान रखी हो। उनका साथ देने आए मोहम्मद नबी और अजमतुल्ला उमर जई, उन्होंने भी धुआंधार बैटिंग की और यूं अफगानिस्तान ने 50 ओवर्स में 7 विकेटों पर 325 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। बिल्कुल अनबिलीवेबल। इंग्लैंड के तेज रफ्तार बॉलर जोफ्रा आर्चर ने एक नया कारनामा अंजाम दिया और महज 30 मैचेस में 50 वनडे विकेटें हासिल करके इंग्लैंड के लेजेंडरी बॉलर जेम्स एंडरसन को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन फायदा क्या हुआ, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो 326 रन के ताक़ुब में थी आखिर में सिर्फ 8 रन से हार गई। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 120 रन की शानदार इनिंग्स खेली और अपनी टीम को जीत के करीब लेकर गए, मगर किस्मत इंग्लैंड पर मेहरबान ना हुई। जैसे ही रूट आउट हुए इंग्लैंड की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। बाकी बल्लेबाजों ने कुछ हाथ पैर मारे मगर अफगान बॉलर्स के सामने ज़्यादा देर तक टिक ना सके। अफगानिस्तान के बॉलर्स ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद नबी की बात कर ली जाए, फजल हक फारूकी की बात की जाए, राशिद खान और गुलबदी नाइब, ऐसे नपी तुरी बॉलिंग की कि इंग्लिश बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ना मिल सका। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई यासिर कि आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ वर्ड्स। क्या ज़बरदस्त मुकाबला कल हमने देखा। बिल्कुल, हर विकेट के साथ स्टेडियम में अफगान शायकीन जो थे उनके नारे गूंज रहे थे और जैसे ही आखिरी विकेट गिरी ना तो पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। अब अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा और अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने यह कहा है कि उनकी टीम का मोराल बुलंद है और वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। अफगान टीम का ये अज़्म और हौसला देख के ये लग रहा है कि क्रिकेट की दुनिया को एक और बड़ा अपसेट देखने को मिल सकता है। क्या अफगानिस्तान की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना लेगी? क्या अफगान तूफान को कोई रोक सकेगा? ये सब जानने के लिए नजरें जमी है उस बड़े मुकाबले पर जहां तारीख एक बार फिर रकम होने को तैयार है। कल के मैच पे बात करेंगे और आज भी बात करेंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, जो इस वक्त तो बारिश से मुतासिर हुआ ही दिखाई दे रहा है। खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरफराज नवाज साहब, साबिक कप्तान, उन्होंने इंग्लैंड से बराह रास्त हमें ज्वाइन किया है। सरफराज नवाज साहब, कल का मैच, बॉलिंग अगर आप देखें, अफगानिस्तान की बैटिंग देखें और फील्डिंग का मायार देखें, क्योंकि बड़ा एक्साइटिंग था और इतनी फिनिश हुई है कि नोबडी न्यू कि क्या होने जा रहा है लास्ट ओवर तक। तो एनीवे, अफगानिस्तान ने जिस तरह मैच जीता है और जिस तरह इब्राहिम की बैटिंग हुई है, मैं कहूँगा कि कमाल कर दिया अफगानिस्तान ने। और इंग्लैंड का मैं कहूँगा कि इंग्लैंड के कैप्टन ने वाज़ेह किया है, जैसे पाकिस्तान के पास है कि उनके पास फास्ट बॉलिंग है, स्पिन उनके पास नहीं है, एक स्पिनर है। और उस तरह और जो अफगानिस्तान है उनके पास देख लें 3-4 स्पिनर और फिर फास्ट बॉलर तमाम, और उनके फास्ट बॉलर ने 5 विकेटें भी ली हैं, ये भी आप देख लें। और ड्यू फैक्टर था उसके बावजूद। जी, तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये चीजें जो पाकिस्तान में कमी है वो तो कल वाज़ेह हो गई है कि तेज बॉलर इन पिचों पर कुछ नहीं कर सके। और लेकिन कुछ तेज बॉलरों ने विकेटें भी ली हैं, 5 विकेटें जैसे कल ली हैं। इससे पहले भी एक बॉलर ने 5, शामी ने भी विकेटें ली थी। तो ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को देखते हुए मैं साथ साथ बात करता जाऊंगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने जिस तरह मैच जीता है और पाकिस्तान के प्लेयरों को कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने मेहनत की है। और इंग्लैंड जो बानी क्रिकेट के हैं उनको इस तरह एक बड़ा स्कोर मतलब के ऊपर जाके फैसला हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह अफगानिस्तान जीता है और अब इंग्लैंड वाले भी जैसे पाकिस्तान वाले बिल्कुल बाहर हो गए हैं,
बांग्लादेश बाहर हो गया है। तो ये कप्तान जी एक दूसरा रुख भी तो है ना, यानी अगर शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय फख्र महसूस कर लिया जाए कि हमारा सपूत उनका कोच है। यूनुस खान छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रहे हैं हम। अच्छा कप्तान जी, आपने जो बात की वो कंपैरिजन वाली भी, तो ये लाशऊरी तौर पे हम कर रहे हैं कंपैरिजन कि अफगानिस्तान टीम, अब तो ये कहना भी ज्यादती होगी कि उन्होंने अपसेट कर दिया, बिकॉज वो तो बड़ी ज़बरदस्त टीम अब बन चुकी है। तो उनको देखते हुए हमारे लिए क्या कुछ सीखने को है? क्योंकि देखा जाए तो कल लड़खड़ाई तो सही उनकी, ज़ाहिर है शुरू में हमने देखा कि 39-40 रन पे उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी, बट उसके बावजूद इन्होंने इतना अच्छा खेला। 100 से ज़्यादा डॉट बॉल्स भी थी, मगर उसके बावजूद चौके छक्के इतनी बड़ी तादाद में और इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर देना, क्या कुछ है ऐसा अफगानिस्तान के पास जो हमारे पास नहीं है यासिर? देखें, उन्होंने जिस तरह की इनिंग बिल्ड की है, शुरू में तो थोड़ा स्लो खेले हैं, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने बिल्ड किया अपने आप को, और आखिर में जाके जो ये इनका इब्राहिम है जर्दान, उन्होंने जो छक्के लगाए हैं तो उनके तेज बॉलर को वो भी हैरानकुन है। वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इंग्लैंड की टीम में वुड के बाद है, तो उसको जिस तरह छक्के लगे हैं, तो उसके बाद जो उन्होंने इनिंग खेली है, तो मैं कहूँगा कि एक हाईएस्ट स्कोर उन्होंने जो किया है इब्राहिम ने, तो ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है, हाईएस्ट स्कोर एवर, हाईएस्ट स्कोर चैंपियंस ट्रॉफी में जी। तो सर एक और चीज भी है ना, यानी हमने अगर देखें तो डॉट बॉल जो थी एक मैच में 27 ओवर्स की, एक मैच में 25.3 ओवर्स की डॉट बॉल खेली। अब कंपैरिजन अगर उनके साथ कर लिया जाए तो 17 ओवर के करीब उन्होंने भी डॉट बॉल्स खेली हैं, लेकिन वो जो बीच में गैप है तकरीबन 8 से 9 ओवर्स का, उन्होंने 8 से 9 ओवर्स के मुकाबले में 100 रन इजाफी किए हैं। यानी 8-9 ओवर्स का अगर आप सही से इस्तेमाल कर लेते, पाकिस्तानी टीम अगर कर लेती, तो वो 100 का गैप तो कल अफगानी टीम ने किया है। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल है कि इब्तदाई तौर पे उनकी बैटिंग लाइन जो है वो लड़खड़ाई है, यानी टॉप ऑर्डर्स उनका लड़खड़ाया है। तो सेमीफाइनल में जाके टॉप ऑर्डर्स में बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है, क्योंकि वहां भी मुश्किल हो सकती है, और अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप इसी तरह रहा और इब्राहिम जदरान के ऊपर अगर तकिया करना है वो ना चले, तो फिर क्या होगा नतीजा? नहीं, ये देखें, ये तो ऐसे चलता रहता है, क्योंकि अप एंड डाउन तो जरूर टीमों में होता है। उनका ओपनर पहले तो 2 ओपनर ही चलते रहे हैं, और उसके बाद फिर अब ये वन ऑफ द ओपनर ने स्कोर किया है, उसके बाद मैं कहूँगा मिडिल ऑर्डर में भी 40-40 रन तो 3 प्लेयरों ने किए हैं। तो और वो तेज खेलते उठ हुए आखिर में छिक्का चौके, इसकी जो बात हो रही है। तो लेकिन ये मैं कहूँगा कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी बैट्समैनों की इतनी बुरी नहीं है, तो इस तरह ये चलता रहेगा। और ये नहीं कि एक ही बैट्समैन ने हर मैच में स्कोर करना है, वो तो बड़ा अनयूजुअल है। तो लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस उनको बिल्ड हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है कि जिस तरह उन्होंने टॉस जीत के जो पहले बैटिंग का फैसला किया, वो भी जस्टिफाई हुआ है। और ऐसा देखा भी गया कि अफगानिस्तान जब भी पहले बैटिंग कर रहा होता है तो वो बेहतर परफॉर्म करता है। खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पीसीबी। सर बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ की ट्रांसमिशन को आपने ज्वाइन किया। अब यही बात हो रही थी पाकिस्तान के लिए भी कि जी फास्ट बॉलर्स आप लेके चले गए हैं, जी आप इतनी डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। यही दोनों फैक्टर्स अफगानिस्तान की टीम में भी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली, उनके पास भी फास्ट बॉलर्स जो थे उन्होंने ज़्यादा विकेट्स ली। तो ऐसा क्या हुआ फिर? ये तो गलत बात, ये तो गलत हो गया ना चीज़ के पाकिस्तान के उस पे जो फैक्टर्स आप कर रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरह की कारकर्दगी दिखा रहा है उन्हीं फैक्टर्स के होते हुए जस्टिफाइड तो नहीं लगता फिर अफगानिस्तान की टीम को देखते हुए। ठीक बात कह रहे हैं आप, आपके फैक्ट्स और आपकी फिगर्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि दोनों टीमों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पाकिस्तान की टीम लग रहा था तो जी लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की टीम को खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी बिल्कुल बुझे एक तरह के जैसे एक खाना पूरी कर रहे हैं, जैसे कार्रवाई कर रहे हैं, ना कोई जोश था ना कोई जज्बा था। इसके मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम जो थी वो खेलने के लिए आई थी, और खेलने में उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं था। मतलब अगर फर्ज करो वो हार जाते तो ठीक था, वो इंग्लिस्तान की टीम एक बड़ी मंजी हुई पुरानी टीम है, लेकिन उन्होंने अपनी फितरी जो खेल था
उसको दिखाया और बड़ा कमाल का खेल दिखाया। एक जज्बा था, एक खेलने का नजर आता था, मुकाबले का शौक था, जो कि पाकिस्तान की टीम में मुकम्मल तौर पे मिसिंग था। अगर आप ये भी देखें कि हम मेज़बान हैं, एक मेज़बान ही पहले 2 मैचेस में बाहर हो जाए तो हमारे पास इतना था, उसके बावजूद भी टीम जेलन क्यों नहीं नजर आई? देखिए जी, मेजबान है तो मेजबान ही सबसे ज्यादा कुर्बानी दिया करता है। सबसे एंड में बैठ के खाना खाते हैं। अगर हम दूसरी टीमों को निकाल लेते तो फिर भी हम पे इल्जाम आता था कि जी अच्छे मेजबान है, सब मेहमानों को इन्होंने दलील और रुसवा करके वापस भेज दिया। आप मुस्बत पहलू भी तो देखे ना, हर चीज का होता है। ये वैसा ही है जो मैंने थोड़ी देर पहले कप्तान जी को कहा ना, उन्होंने कहा जी अफगानी टीम जीत गई, हमें शर्म आनी चाहिए। तो मैंने कहा जी फख्र भी तो होना चाहिए ना, हमारे ही सपूत उनका कोच भी है। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं भाई, बहुत ऑप्टिमिस्टिक। नहीं, ये तो है हंसी मजाक की बातें हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक है ये शिकस्त। टीम को लड़ते हुए नजर आना चाहिए। ये बड़ी बदकिस्मती हुई है कि टीम वो ना मुकाबला करती नजर आई है, ना खेलती नजर आई है, बिल्कुल। और फिर बाकी जो चीजें हैं वो तो अपनी जगह हैं। सिलेक्शन कैसी थी, वो 3 स्पिनर्स के साथ इंडिया खेल रहा है, हम एक स्पिनर लेके बैठे हुए हैं, वो भी एक विकेट लेके बड़े भोंडे अंदाज में उस पे दांत तलब कर रहा है, सारा कुछ। मुझे तो एक जैसे लगता था कि जैसे कोई कार्टून सारे जो नहीं होते वो चलाए जा रहे हैं, और अजीब किस्म का सिलसिला था। तो कोई सीरियस किस्म की ये खेल नजर ही नहीं आया। ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है। एक सवाल अगर अमीन मुझसे कर देते हैं, सरफराज नवाज साहब, सर ये जिस तरीके से खालिद साहब ने बात की कि कार्टून्स दिखाई दे रहे थे, वो सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही थी, कल का मैच आप देखें ना तो वो यूँ लगता था जैसे एक शेर जो होता है वो देखता है अपने शिकार की तरफ, घात लगा के बैठता है, और फिर जिस तरीके से वो पलक झपकने में जस्ट लगा के अपने शिकार को दबोचता है, कल उस तरीके से अफगानी टीम जो है ना वो पूरे ग्राउंड के अंदर स्लाइड्स लेती हुई दिखाई दी है। इधर से बॉल पकड़ रहे हैं, उधर से पकड़ रहे हैं, वो जो चुस्ती उनके अंदर दिखाई दे रही थी, जिससे लग रहा था कि ये सारे मिल के खेल रहे हैं, वो चुस्ती हम में क्यों नहीं थी सर? देखें, एक तो हमारे में फिजिकल फिटनेस नहीं है इतनी, ये भी आप देख रहे हैं ना। अब आप देखें फिजिकल कंडीशन आपकी, ये जहां डाइव मारते हैं वहां उठा ही नहीं जाता इनसे। और उसके बाद ये जो चीजें देखने में आई हैं, अब आपको मैं थोड़ा कंपैरिजन कर दूं। कल देखें इब्राहिम ने सर एक बड़ी मजे की बात, सर कप्तान जी एक बड़ी मजे की बात है, हमारे प्रोड्यूसर है पीछे, वो कह रहे हैं कहते इत्थे खिच्चां जड़ियां ने कौमी मसला है, दादे नूं भी खिच पैंदी है, पोते नूं भी खिच पैंदी है। बिल्कुल सही बात की है। ये जनरेशनल खिच्चे हैं जो आ रही हैं। उसमें आप ये देखें कि हमारे जो बैट्समैन हैं अगर 70, 80, 100 कर लें तो ये फिर लेटते हैं, फिर वो मैच्योर बार से आता है, इनको क्रैम्प पड़ जाते हैं, ये हो जाता है। अब 177 के ऊपर जिस तरह वो भाग रहा था इब्राहिम, लग रहा था कि ये तो अभी खेलने आया है, इतना फिट आदमी, और इतनी तेजी से दौड़ करता था। उसके बाद आप देख लें कोहली का, देख लें कोहली की उम्र भी देख लें, वो भी 100 के बाद इस तरह भाग रहा था जैसे कि बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं कहूँगा कि जो हमारे बैट्समैन इस तरह की फिजिकल कंडीशन है, बॉलर हैं, वो हाफ जाके इतना पूरी उनकी कंडीशन ही नहीं है। ये तो बिल्कुल 4 ओवर के जैसे खालिद महमूद साहब ने कहा नहीं फरमाया है कि ये कार्टून प्लेयर हैं और ये बस अपने ऐड करवा लो, ये करवा लो, पैसे कमा लो, इसके ऊपर लगे हुए हैं। और ये जो 60 लाख रुपया इनको 65 लाख मिलता है एक ग्रुप वालों को, तो इनको उस कारकर्दगी भी देनी चाहिए ना। जिस तरह के अवाम का ये पैसा ले रहे हैं बोर्ड से, तो उस तरह इनको परफॉर्मेंस करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, डू एंड डाई वाला मामला होना चाहिए। तो ये मैं कहूँगा। दूसरी चीज ये जो कल एक अपना हेड कोच साहब ने, ये क्या नाम है, इस पे करते हैं आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सरफराज साहब वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।
शेख जी, चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले जारी हैं और पाकिस्तान वैसे तो प्रैक्टिकली भी आने दो ना, आई हैव टू एंड माय सेंटेंस। तो पाकिस्तान वैसे तो प्रैक्टिकली इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। कौमी टीम के बारे में तो हमारे आकिब जावेद साहब का ये भी कहना है कि ये तो है ही T20 की टीम, तो T20 की सर इधर वनडे में क्या कर रही है फिर टीम के? अभी तो इन्होंने न्यूजीलैंड जाना है इसके बाद, तो फिर वहाँ क्या करेंगे? ये T20 की अगर और टीम वो तो है, एडमेंट है इस बात पे कि भाई ये टीम एक्सपीरियंस्ड है, बेस्ट है, यही जाएगी आगे। वो कल कह रहा था ना तजर्बाकार है कि सब टीमों प्लेयरों को मिला के जो मैचेस हैं वो 400 से कम है। ये इस तरह की बकवास करनी, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन मेरे दिल से ये बात निकली है कि ये इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ये किसको सुना रहे हैं? भाई 5, 6, 7 साल से ये खेल रहे हैं, 5 साल से तो ये खेल रहा है आपका नसीम शाह, उससे ज्यादा देर से आपका खेल रहा है शहनशाह अफरीदी और ये रऊफी। तो ये क्या बातें ये लोगों को बता रहा है कि ये तजर्बा नहीं है? इसको कुछ तो शर्म करनी चाहिए। इस तरह बात करने से पहले सोच ले कि मैं अवाम को इस तरह ये बातें करके अपने आप को बचा नहीं सकता। भाई आप मान जाओ कि टीम गलत सेलेक्ट हुई है, चेयरमैन ने आपको वक्त दिया कि दोबारा देख लें, पूरी दुनिया में स्पिनर आ रहे हैं, तो आप तेज बॉलर के ऊपर ही करेंगे, तो ये देख लें। और हर टीम के पास 3-4 स्पिनर मौजूद हैं। अब या तो पूरी जो टीमें ये इनके ऑफिशियल सिलेक्टर ये बेवकूफ हैं, या फिर दूसरी बात देख लें। और इस तरह की बातें करनी मैं कहूँगा। और कल फिर जो इंडिया का इंग्लैंड का कैप्टन है, उसने भी कहा है कि हमारे पास फास्ट बॉलर है। अब फास्ट बॉलरों का नतीजा देख लें कि इंग्लैंड की टीम किस तरह हार गई, और उसके बाद फिर पाकिस्तान का क्या हालात हुए हैं। उसके बाद आप देखें जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी आप देखें कि बच्चे रख लिए हैं। असद शफीक मैच खेल रहा था, उसको कहा जी आप रिटायरमेंट दे दें, सिलेक्टर बन जाएं। उसके बाद अजहर अली, उसको भी कहा सिलेक्टर बन जाए आप। वो देखें मैच खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनसे उठा के उनको सिलेक्टर बना दिया। भाई सिलेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिटी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस चाहिए, कोई मैच्योरिटी चाहिए। इनमें कौन सी मैच्योरिटी है कि इन्होंने क्या बाहर बैठ के देखा है और वही लाइकिंग डिसलाइकिंग इसके ऊपर मामले चल रहे हैं। और उसके बाद मेंटोर देखें, तमाम घिसे पीटे और जिन्होंने क्रिकेट की तबाही की हुई है, वकार यूनुस से लेके मिसबा, उसके बाद फिर ये सकलैन मुश्ताक, उसके बाद फिर शुएब मलिक, इनके हालात देख लें आप। और इनके जो तल्लुकात हैं, किन किन से तल्लुकात हैं, ये भी आप देख लें। ये मेंटोर रखे हो। और दूसरा मैं आपको एक पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि मिसबाह हक ने अपने बेटे को अंडर 19 सेलेक्ट करवा लिया है। 7 मैचों में 90 रन है उसके, 12.12 की एवरेज के ऊपर उसने बैटिंग में स्कोर किया है। तो ये तो चीजें चल रही हैं चेयरमैन साहब। खालिद साहब ये बड़ी अच्छी चीज़ हाईलाइट कर दी है सरफराज साहब, और यही ट्रेंड हम देख रहे हैं ज़ाहिर है। खालिद साहब, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आकिब जावेद की, अब उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हम पूरी टीम चेंज कर दें और अंडर 19 टीम के साथ खिला लें। मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम ही जज्बाती हो रहे हैं या फिर इतनी रेडिकल अप्रोच लेनी पड़ेगी? फिर जस्टिन क्लिस्पी की एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, उसमें भी वही कह रहे थे कि भाई सुफियान मुकीम को नहीं रखा आपने, इरफान नियाजी को ना रखना सबसे बड़ी गलती थी। फिर आकिब जावेद इस बात पे कहते हैं कि जी ये तो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इन्होंने तो एक मैच खेला, हम इस बेसिस पे कैसे उनको लेके आए? तो फिर जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। आपकी बात का जवाब देता हूँ। इससे पहले मुझे ये सरफराज की ज़ुबानी जो पता चला कि रावलपिंडी में शायद मैच नहीं हो रहा बारिश की वजह से। जी सर, वो आउटफील्ड भी कवर की हुई है उन्होंने। जी, मुझे इसकी बहुत खुशी हो रही है। और मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि कुदरत को भी पसंद नहीं कि आप पाकिस्तान मजीद खेले, क्योंकि टॉर्चर से बच गए आज हम। इतना बेमैनी सा मैच होगा कि अल्लाह ताला को भी मेरे ख्याल रहम आ गया कि बस करो, आप बहुत खेल चुके हो। दूसरी बात आप आकिब जावेद की कर रहे हैं। मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि मैं आकिब जावेद को बहुत अच्छा रेट करता था। इस वजह से रेट करता था, एक तो मेरे साथ इसने 3 टूर किए थे, इंग्लैंड का 92 और उसके बाद जनूबी अफ्रीका का टूर, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ वगैरह। बड़ा स्पिरिटेड बॉलर, बड़ी टीम की
खैर खाई करने वाला, बड़े अच्छे जज्बात रखता था। लेकिन सर आपके वो ख्यालात अभी भी तब्दील नहीं हुए होंगे जो बतौर क्रिकेटर उनके रहे हैं, बतौर सेलेक्टर या कोच ख्यालात तब्दील। मुझे बात करनी है, फिर उसके बाद आपने जो कहना कह ले। उसके बाद फिर मैं इसकी कारकर्दगी जो देखी, जिससे मैं मुतासिर हुआ था, वो जिस तरीके से इसने लाहौर कलंदर की टीम को बिल्डअप किया और उसको एक मजबूत टीम बनाया, PSL में उसकी बड़ी कारकर्दगी अच्छी बनाई और उसमें एक अच्छे नए खिलाड़ी लेके आया। ये सारी बातें थी जिसकी वजह से मैं समझता था कि इसमें है वो सलाहियत कि वो एक कमज़ोर टीम को भी मजबूत टीम में बदल सकता है। इसलिए मैंने हर जगह तकरीबन इसके लिए इसके हक में बात की थी। लेकिन अब जो कुछ वो कह रहा है और जो कुछ वो कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इसकी किसी तरह की भी कोई जवाब नहीं बनता और इसके हक में कोई दलील नहीं दी जा सकती। जो भी आपने बातें सारी कही हैं कि T20 की ये टीम है और इनका तजर्बा नहीं है और ये नहीं है, सब हकीकत से हट कर सारी की सारी बातें हैं। लेकिन मैं मज़ीद हैरान हुआ हूँ आप लोगों की बातें सुन के भी कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने इनको कहा था कि तब्दील करनी है टीम तो कर लें। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इस तरह की मशवरे नहीं दिया करते। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो होते हैं वो टीम को देखते हैं, वो अपने जो साथी होते हैं क्रिकेट बोर्ड में एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान, उनसे मशवरा करते हैं और जहां वो महसूस करें कि सिलेक्टर्स ने कोई ख़राबी की है या गलती की है, वो वहाँ पे दखल अंदाजी करते हैं और ख़ुद तब्दीली लेके आते हैं। यानी हमारे आइन में भी ये लिखा हुआ है, ये जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो तो सिर्फ जैसे होता है कि एक उसका मशावरती किरदार होता है, वो टीम सिलेक्ट करके उसकी सिफारिश करती है। फाइनल सिलेक्शन जो होती है वो क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी से वाबस्ता होती है। तो अगर कोई ऐसी खराबी नज़र आ रही थी तो क्रिकेट बोर्ड को दखल देना चाहिए था। अगर वो समझते थे कि चीफ सिलेक्टर को, किसी बंदे को भी 100% पूरा इख्तियार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इंसान खता का पुतला है, गलती हो सकती है। तो इसीलिए सारा एक निजाम। सिलेक्शन टीम में क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस का लैक आप देख रहे हैं, नॉन क्रिकेटर्स हैं बैठे हुए टीम में, सिलेक्शन टीम में। वो तो आप देखिए ना, दाद देनी चाहिए उस अथॉरिटी को जिसने इस किस्म की सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है। कभी 7 रुकन उसके बन जाते हैं, कभी 5 रुकन बन जाते हैं। मुझे आप ये बताइए कि जब इस तरह चू का मुरब्बा बन जाएगी सिलेक्शन कमेटी, तो उसमें फिर वही आ जाएगा, इलाकाई तासुबात होंगे, जाती पसंद नापसंद होगी। एक सिलेक्टर कहेगा कि जी वो लड़का बड़ा अच्छा है, दूसरे 2-3 किसी और की करेंगे। तो बजा फरमाया आपने, फिर शफाफियत का उनसर जो है वो नुमाया नहीं हो सकता। ये एक अहम बात है और इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेनी है खालिद साहब, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ कि ऊपर मजीद बात की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर और साथ हैं हमारे खालिद महमूद साहब और सरफराज नवाज साहब। खालिद महमूद साहब, आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी रही है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स उनकी आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। उसमें एक बात उन्होंने ये की कि जी अगर हम भारत के अलावा किसी और से हारते तो शायद इतनी बातें ना होती। इज़ दैट ट्रू? बिकॉज हमने देखा है कि जो लास्ट 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स गुजरे हैं उस सब में पाकिस्तान की कारकर्दगी सबके सामने फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो गई। तो क्या ये सिर्फ भारत के साथ मैच का ही मसला है या फिर एक लॉन्ग टर्म इशू है, डीपली रूटेड इशूज हैं? भारत के साथ हारने का इशू तो वाकई है। आपको पता है कि 92 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी हम भारत से हार गए थे। फिर 99 का जो वर्ल्ड कप था उसमें टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहाँ भी भारत से हार गए थे। बावजूद इसके कि उससे पहले जो हमारा पाकिस्तान का टूर हुआ था, इंडिया का 6 वनडे थे, 6 के 6 ये जीत के आए थे। तो ये बड़ी कोई अजीब व गरीब सी बात है। अब इस पर मैं मज़ीद तबसरा क्या करूँ। आज तक कोई इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन कुछ समझ नहीं आती कि ये मामला क्यों होते हैं, कैसे होते हैं।
मेरे ख्याल में इसका ज़रूर इसके बारे में तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए कि टीम अच्छी हो तब भी भारत से हार जाती है और टीम अगर अच्छी ना हो इस वक्त जो टीम खेल रही है खालिद साहब हमारी लिए पाकिस्तान से, इस वक्त जो टीम खेल रही है, आपको लगता है कि ये वाकई ये स्किलफुल टीम है, ये एक अच्छी टीम है, बस भारत के साथ कोई इशू हो गया, आप ये कह सकते हैं? मैं नहीं समझता ये अच्छी टीम है, मैं नहीं समझता कि इस हारने में कोई गड़बड़ है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जितनी इनका कैपेसिटी थी, जितना कुछ खेल सकते थे, ये उन्होंने वैसा भी नहीं खेला। ये बड़ी यानी अफसोसनाक बात है। ये इससे बहुत बेहतर खेल सकते थे, ये भारत को मुश्किल में भी डाल सकते थे, भले हार जाते। मैं फिर कह रहा हूँ कि हार जीत होती रहती है, साहब का रिकॉर्ड भी यही है, लेकिन हमारी टीम खेलती नजर नहीं आई, बिल्कुल बेजान, बेदिली से और बेतुकी किस्म की टीम खेली है। जैसे आपने देखा है कि वो स्पिनर्स की खेल था, हमने एक स्पिनर रखा हुआ था और बाकी दो जो हम कह रहे थे पार्ट टाइम स्पिनर्स है वो कोई खास स्पिनर साबित नहीं हुए। तेज बॉलिंग जो है उसका कोई इतना वो मौसर नहीं हुई और सिलेक्शन भी सारी जैसी थी वो आपके साथ। तो हर तरीके हर स्टेज पे आप देखेंगे कि खराबियां हुई हैं और फिर आखिर में जैसी भी बुरी या भली टीम ये बन गई थी, मेरे ख्याल में वो भी पूरी तरह दिल लगाकर नहीं खेली। और इस वजह से इतराज की बात है, इस वजह से अफसोस की भी बात है और इस वजह से ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ, किस किस ने कहाँ कहाँ खराबी की। मैं समझता हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप सारी छानबीन करेंगे तो खराबियाँ ही खराबियाँ नजर आएंगी। फिर आपको मजबूरन एक बहुत ही ड्रास्टिक किस्म के, बहुत सख्त किस्म के, बहुत इनकलाबी किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे, जिसकी मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, कोई होते नजर नहीं आते। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं, चलें अगर वे फॉरवर्ड अगर हम ढूंढ रहे हैं तो वो अब निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये तो माजी में भी बहुत सी बातें होती रही, मुस्तकबिल में भी देखने को मिलती रहेंगी। सेमीफाइनल के राउंड के अंदर आपको कौन सी टीम जो है वो दबाव और तनाव का शिकार दिखाई देगी और कौन सी टीम जो है वो पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखा के चौकन्ना करने वाली होगी? देखें यासर, पहले तो थोड़ी सी मुझे बात करने दें। ये जो कालू महमूद साहब ने ज़बरदस्त बातें की हैं एडमिनिस्ट्रेशन ये वो आकब जवेद के बारे में। आकब जवेद का देखें, जो मैंने असेस किया है रिसेंटली ये ड्यूरिंग दीज मैचेस कि वेयर इज ही गोइंग रॉन्ग। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खालिद साहब ने जो कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर टीम को बिल्ड करना बनाना, ये उसने काम जो किया है लाहौर कलंदर का, तो ये तो ज़बरदस्त काम किया कि एडमिनिस्ट्रेशन करनी। लेकिन ऑन द फील्ड फिजिकली हेड कोच बन के आना वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। उसमें आप देखें कि 4-5 साल ये हेड कोच रहा है, टीम को फिजिकली खेलने के लिए सारे इंचार्ज था ये, और 4-5 सालों ये लाहौर कलंदर नहीं आज तक जीती। जैसे इसको निकाला गया वहां से एज ए हेड कोच, तो उसके बाद टीम ने लाहौर कलंदर ने जीतना भी शुरू कर दिया परफॉर्मेंस। तो ये मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन करनी और फिजिकली प्ले करना बड़ा फर्क है। तो ये फिजिकली जो ये कर रहा है पाकिस्तान टीम का, वही असर किया जो लाहौर कलंदर का सही में होता था। कप्तान जी, वक्त मुकम्मल हो गया है प्रोग्राम का, कल मजीद डिस्कशन की जाएगी। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, हमें दीजिए इजाज़त।